माँ की बात सुनते ही अचानक रोहित और अनिका के बढ़ते हुए कदम रुक गए। दादी माँ ने जैसे ही अपनी व्हील चेयर का बटन दबाया, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर रोहित और अनिका की ओर आगे बढ़ने लगी। रोहित के ठीक बगल में आकर दादी माँ ने व्हील चेयर को रोकते हुए रोहित से कहा, तुम लोग अभी नहीं जा सकते। दूध गिरना अपशकुन माना जाता है। मेरे ख्याल से ये कोई संकेत है जो तुम्हें रोक रहा है वहां जाने से। दादी माँ की ये बात सुनकर रोहित हैरानी से आयशा की ओर देखने लगा। रोहित एक मॉडर्न पढ़ा लिखा लड़का था। वो इस तरह की बातों में विश्वास नहीं रखता था और रोहित अच्छी तरह से जानता था कि दादी माँ भी उस किस्म की औरत नहीं थी जो पुरानी दकियानूसी बातों में इतना विश्वास रखती हों। मगर आज अचानक दादी माँ को क्या हो गया था, ये बात रोहित की समझ में नहीं आ रही थी। दादी माँ की व्हील चेयर के पास घुटनों के बल बैठते हुए रोहित ने दादी माँ से कहा, दादी माँ, ये क्या कह रही हैं आप तो इस तरह की बातों में कभी विश्वास नहीं करती थी, फिर अचानक आज आपको क्या हो गया है? दादी माँ ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, बूढ़ी हो गई हूं मैं और मैंने जिंदगी में इतना कुछ देखा है कि अब इन बातों पर ना चाहते हुए भी विश्वास करना पड़ता है। जिंदगी का तजुर्बा इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। मेरी मानो तो ये ट्रिप कैंसिल कर दो। दादी माँ की बात सुनकर रोहित ने एक बार आयशा की ओर देखा। आयशा जैसे ही अपने कदम दादी माँ की ओर आगे बढ़ाने लगी, दादी माँ ने इशारे से आयशा को अपने पास आने से रोक दिया। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए दादी माँ की व्हील चेयर पर एक हाथ रखते हुए कहा, ठीक है दादी माँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपको चिंता हो रही है, मगर मेरा यकीन मानिए, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। इस बार मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अपने पूरे परिवार को बड़ी हिफाजत से ले जा रहा हूँ और बड़ी हिफाजत से वापस ले आऊंगा। रोहित ने अपनी आवाज कुछ धीमी करते हुए दादी माँ के पास आकर कहा, समझने की कोशिश कीजिए दादी माँ, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अनिका को अपनी पुरानी यादों के साथ जोड़ने के लिए उसे उसकी पुरानी दुनिया में ले जाना बहुत जरूरी है, जहां से वो आई थी। राज लक्ष्मी ने भी यही कहा था। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि अनिका खुद एक बड़ी न्यूरोसर्जन है, मगर बाकी सारे न्यूरोसर्जिकल एक्सपर्ट्स ने यही कहा है कि अक्सर ऐसे केसेस में पेशेंट की याददाश्त तभी वापस आती है जब बार बार उसे पुरानी जिंदगी से जुड़ी यादें याद दिलाई जाएं। मनाली से हम सबकी काफी यादें जुड़ी हैं। मनाली वही जगह है जहां अनिका ने अपना बचपन गुजारा था। जिन बच्चों को उसने जन्म दिया था वो उससे छिन गए थे। हो सकता है कि मनाली में कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी कड़ी हो जिससे जुड़ते ही अनिका अपने अतीत के साथ फिर से जुड़ जाए। दादी माँ, हमें जाने दीजिए, इस बार हमें मत रोकिए। दादी माँ के चेहरे पर काफी परेशानी थी, मगर दादी माँ भी अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि वो चाहकर भी रोहित और अनिका को जाने से नहीं रोक सकती थी। एक तरफ मॉडर्न साइंटिफिक दुनिया थी और दूसरी तरफ दादी माँ की बढ़ती हुई उम्र, जिसकी वजह से दादी माँ ना चाहते हुए भी पुरानी दकियानूसी बातों पर विश्वास करने पर मजबूर थीं। ना चाहते हुए भी दादी माँ ने हंसते हुए तीनों बच्चों को विदा किया। रोहित ने खास करके फैमिली आउटिंग के लिए एक बड़ी सी वैन तैयार करवाई थी। चारों तरफ काले कांच होने की वजह से अंदर बैठे लोग बाहर के नजारे अच्छी तरह से देख सकते थे, मगर बाहर से कोई अंदर बैठे लोगों का चेहरा नहीं देख सकता था। हालांकि पूरी की पूरी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, मगर रोहित ने अपनी स्पेशल सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा था, जो रोहित की फैमिली वैन के आगे और पीछे चलकर रोहित की फैमिली को गार्ड करने वाले थे। ड्राइवर और पैसेंजर का कंपार्टमेंट अलग अलग था, जिससे रोहित की पूरी फैमिली को अपनी प्राइवेसी मिले। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता था कि रोहित ने एक चलता फिरता छोटा सा घर बनवाया था अपनी फैमिली के वेकेशन टाइम के लिए। दिल्ली से मनाली जाने का रास्ता लगभग 10 घंटे का था। रोहित चाहता तो अपनी पूरी फैमिली को हेलीकॉप्टर में भी मनाली ले जा सकता था, मगर रोहित ने जानबूझकर पूरी फैमिली के साथ बाय रोड जाने का फैसला किया था, ताकि पूरी फैमिली रास्ते में आने वाले खूबसूरत नज़ारों का मजा लेकर आगे बढ़ सकें। बच्चे भी अक्सर बाय रोड ही कहीं पर जाना प्रेफर करते थे, खास करके रिया, जिसे अगर कोई खूबसूरत जगह नजर आती थी तो वहां रुककर वो कई सारी सेल्फीज खींचना पसंद करती थी। पहले भी जब रोहित अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पर जाता था तो बच्चे इसी तरह बाय रोड जाना पसंद करते थे, बजाय इसके कि वो किसी भी जगह पर फ्लाइट या हेलीकॉप्टर से जाएं। रोहित और उसका पूरा परिवार मनाली जाने के लिए काफी एक्साइटेड था, और खासकर बच्चे
अपने मम्मा और डैड के साथ इतने दिनों बाद वेकेशन पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे। उनको अब बहुत खुशी हो रही थी। इतने दिनों से जो घर में टेंशन चल रही थी, उस टेंशन को अब तीनों बच्चे भूलकर अनिका के साथ एंजॉय करना चाहते थे। वहीं रोहित ये उम्मीद कर रहा था कि अनिका को मनाली जाकर उसका अतीत याद आ जाए। रोहित को मनाली से बहुत उम्मीदें थीं। बच्चों को भी लग रहा था कि मनाली में कुछ ऐसा होगा जिसके बाद अनिका की याददाश्त वापस आ जाएगी और बच्चों को उनकी मम्मा वापस मिल जाएगी। बच्चे और रोहित से अलग अनिका के मन में इस वक्त कई सवाल थे। ये सवाल इस तरह के सवाल थे कि क्या अनिका अपना अतीत जान पाएगी? क्या उसे मनाली में सब कुछ याद आ पाएगा? क्या वो बच्चों को और रोहित को खुश कर पाएगी? अनिका मन ही मन इन्हीं सब सवालों को सोचे जा रही थी। मगर इन सब से बिल्कुल दूर दिल्ली से हरियाणा की ओर जाने वाले एक सुनसान रास्ते के बीचों बीच बनी एक पुरानी सी हवेली में अपने लोगों की सिक्योरिटी के बीच बैठा योगराज एक रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठा पान चबाते हुए कुछ सोच रहा था। तभी योगराज के बगल में सुपारी छीलता हुआ रंजीत आकर बैठ गया और कुछ सुपारी के टुकड़े अपने मुंह में रखकर कहने लगा, माँ साहिब जो भी कहती हैं हम चुपचाप कर देते हैं, मगर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि माँ साहब का असली मकसद क्या है। आखिर माँ साहब मारवा खानदान की उस डॉक्टर बहू के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हैं? ये बात मेरी समझ से बाहर है। ये जादुई जड़ी बूटी है क्या? क्या सचमुच कोई डॉक्टर ऐसी कोई दवाई बना सकता है जिससे आम आदमी अमर हो जाए? इतना कहकर रंजीत चुप हो गया और योगराज की तरफ देखने लगा। रंजीत की पूरी बात सुनने के बाद योगराज अपने मुंह में पान चबाते हुए रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठा कुछ सोचता रहा। सारे लोग योगराज के जवाब का इंतजार कर रहे थे। सब बड़े ही ध्यान से योगराज की ओर देख रहे थे। काफी देर तक सोचने के बाद अचानक अपनी जगह से उठकर योगराज ने रंजीत से कहा, आज तक माँ ने अपने मन में चल रही बातों को मुझसे शेयर नहीं किया, तो तुमसे क्या खाक शेयर करेंगी? माँ कब क्या सोचती हैं, कब क्या प्लानिंग करती हैं और उनका असली मकसद क्या होता है, यह सिर्फ माँ जानती हैं। बस मुझे तो सिर्फ इस बात का डर है कि अगर रोहित मारवा को पता चल जाता है कि उसकी बीवी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे माँ का हाथ है, यानी कि हमारा हाथ है, तो हो सकता है हमारे रिश्तों में दरार आ जाए। और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि रोहित हमारा कितना अच्छा दोस्त है। योगराज की बात सुनकर रंजीत के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। रंजीत ने योगराज की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपके और रोहित मारवा के संबंध कितने अच्छे हैं। कदम कदम पर रोहित मारवा ने आपकी मदद की है और कदम कदम पर आपने रोहित मारवा की, और इसी दोस्ती के बलबूते पर तो हम आने वाला इलेक्शन जीत सकते हैं। आपकी दोस्ती रोहित मारवा के साथ हमारे बहुत काम की है, उसके नाम से आप इलेक्शन जीत सकते हैं। जैसे ही रंजीत ने ये बात कही, योगराज के सर पर जुनून सवार हो गया। उसकी आंखों में एक अलग ही लालच दिखाई देने लगी। योगराज ने अपनी रिक्लाइनिंग चेयर पर अपना एक हाथ मारते हुए कहा, और इस बार इलेक्शन में ऐसा धमाका करेंगे कि आने वाली सदियों तक ना सिर्फ इस राज्य पर, धीरे धीरे पूरे देश पर हमारा ही हुक्म चलेगा। पूरे देश में हमारा राज होगा और हमारा नाम हर किसी की जुबान पर होगा। कहते हुए योगराज पूरी तरह से जोश में आ गया। उसकी आंखों में चमक साफ साफ दिखाई दे रही थी। योगराज की बात सुनते हुए रंजीत ने योगराज के लिए एक और पान बनाया और योगराज को पान का बीड़ा थमाते हुए कहा, इसलिए तो हम भी आपके साथ जुड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाली सदी में इस पूरी दुनिया में आपका राज होगा। दुनिया आपके कदमों में होगी और आप दुनिया के बादशाह कहलाएंगे, बादशाह। बादशाह शब्द रंजीत ने जैसे ही कहा, योगराज के चेहरे पर घमंड आ गया। उसकी आंखों में हुकूमत करने का जुनून दिखाई देने लगा। योगराज ने पान अपने मुंह में रखते हुए रंजीत से कहा, और तुम अगर वजीर बनना चाहते हो तो चुपचाप वही करते जाओ जो माँ कहती हैं, क्योंकि वजीर का काम सवाल करना नहीं होता, बस उसे जो कहा जाए वही आंख बंद करके करना होता है। इसके बाद योगराज ने रंजीत के कंधे पर हाथ रखकर धीमी आवाज में कहा, और एक बार माँ जो चाहती हैं वो उन्हें मिल गया तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो एक माँ है, अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हैं।
एक बार वो दुनिया पर काबू करने वाली ताकत माँ के हाथ में लग गई तो समझो ताकत हमारे हाथ लग गई। और फिर माँ तो बूढ़ी हो चुकी हैं। जी जी कर कितना जिएंगी, बात समझ रहे हो ना? योगराज की बात सुनकर रंजीत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में भी एक अलग तरह की चमक दिखाई दे रही थी। रंजीत ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर में रखते हुए कहा, हाँ, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। वैसे भी आधी दुनिया कहती है कि सत्ता और पावर में आने के लिए आपने ही माँ साहब का मर्डर करवाया है और उनकी पोजीशन हासिल कर ली। अब अगर ये बात सच भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? रंजीत की बात सुनकर योगराज और रंजीत दोनों एक दूसरे के सामने देखकर हंसने लगे। उनकी हंसी उस जगह पर गूंजने लगी। दोनों ने ही बड़ी तगड़ी प्लानिंग कर रखी थी। दोनों जानते थे कि एक बार माँ साहब को कामयाबी मिलेगी तो उन्हें भी अपने मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। स्कूल की नौकरी से निकाले जाने के बाद विक्रम और उनके बेटे मिट्ठू को स्कूल का जो स्टाफ क्वार्टर अलॉट किया गया था, वो स्टाफ क्वार्टर्स भी उनसे छीन लिया गया। अपनी और मिट्ठू की पैकिंग पूरी करने के बाद विक्रम ने स्टाफ क्वार्टर्स की चाबी इंचार्ज को थमाते हुए कहा, देखिए, मैं सारा का सारा सामान इस वक्त नहीं ले जा पाऊंगा। कुछ ऐसा सामान है जिसे रखने के लिए इस वक्त मेरे पास और कोई जगह नहीं है। ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ और मेरे पास इस शहर में रहने के लिए और कोई ठिकाना नहीं है। इतना कहने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मेहरबानी करके जब तक मेरा कोई और ठिकाना पक्का नहीं हो जाता तब तक आप इस सामान को यहाँ रहने दीजिए। मुझे उम्मीद है आप मेरी मजबूरी अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। जैसे ही किसी और घर का बंदोबस्त हो जाएगा, मैं इस सामान को यहाँ से आकर ले जाऊंगा। इंचार्ज भी अच्छी तरह से जानता था कि विक्रम को अचानक ही नौकरी से निकाला गया था, और वो भी उनका कसूर ना होते हुए भी। मिट्ठू का सर झुका हुआ था और उसके चेहरे पर गिल्ट साफ नजर आ रहा था। मिट्ठू को लगा कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसके पापा की नौकरी चली गई थी। उसके पापा कितने आर्थिक टेंशन में थे, ये बात मिट्ठू अच्छी तरह से जानता था, और मिट्ठू को कहीं ना कहीं अपने आप से चिढ़ हो रही थी। उसकी वजह से उसके पापा आज इस मुसीबत में फंसे थे। अगर मिट्ठू का कोई था तो वो बस उसके पापा ही थे। मिट्ठू को तो अपनी मम्मी का चेहरा भी नहीं याद था। मिट्ठू जब 6-7 महीने का था तब मिट्ठू की माँ एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। तब से लेकर अब तक मिट्ठू के पापा विक्रम ने ही मिट्ठू को माँ और बाप का प्यार देकर बड़ा किया था। मिट्ठू को अपने पापा से काफी लगाव था। वो अपने पापा को कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। वो हमेशा से अपने पापा का नाम गर्व से ऊंचा करना चाहता था। कई बार मन ही मन ऊपर वाले से मिट्ठू ये प्रार्थना करता था कि जल्द से जल्द मिट्ठू बड़ा हो जाए और अपने पापा की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर अपने पापा की सेवा करे। मगर आज मिट्ठू की वजह से विक्रम के साथ जो कुछ भी हुआ था, वो देखकर मिट्ठू मन ही मन अपने आप को कोस रहा था। वो उस घड़ी को कोस रहा था जब मिट्ठू के हाथ से बॉल छूटकर रिया के चेहरे पर लगा था। मगर कहीं ना कहीं मिट्ठू को इस बात पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि मिट्ठू की गलती ना होने के बावजूद उसके पापा को और उसे इतनी बड़ी सजा मिली थी। हाँ, ये सच था कि रिया को जो बॉल लगी थी वो मिट्ठू की वजह से लगी थी, मगर मिट्ठू ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था, और इतनी छोटी सी गलती की किसी को इतनी बड़ी सजा मिल सकती थी, ये बात तो मिट्ठू ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अब मिट्ठू एक बात अच्छी तरह से जान गया था कि ताकतवर आदमी इस दुनिया में चाहे तो कुछ भी कर सकता था। मिट्ठू के दिमाग में अलेक्जेंडर आर्यन और रिया का चेहरा बिल्कुल साफ साफ छप गया था। प्रिंसिपल की कैबिन में मिट्ठू के पापा का बेबस चेहरा और अनिका की खुशामद करता प्रिंसिपल का चेहरा भी बिल्कुल साफ साफ उसके दिमाग में छप गया था।